हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट। अच्छा, इसके पहले कल मेरी वीडियो आई थी तो उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th में यूनिट्स और मेजरमेंट और डे नंबर 5 हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया है। ओके, तो उसकी वीडियो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा। उसकी वीडियो पर इसका यहाँ पर कोई भी ऐसा मत सोचेगा कि कोई डिले हो गया या फिर ऐसा कुछ। ये हमारा केमिस्ट्री का है, क्लास 12th का है केमिस्ट्री चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। चलिए आज यहाँ पर हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट। पहले तो देखिए, आज तो मान लीजिए हमारा पहले यहाँ पर लेक्चर है, फर्स्ट हमारा डे है, पहला हमारे यहाँ पर लेक्चर है। तो इसमें हम लोग काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को पहले कि जो जो इस लेसन में जो वर्ड्स आएंगे केमिस्ट्री के, तो उसको हम पहले परफेक्टली यहाँ पर हम समझते हैं। उसके बाद से फिर हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर, आज तो हमारा पहला यहाँ पर लेक्चर है द सॉलिड स्टेट चैप्टर 1। इसमें आप बहुत ध्यान दीजिए कि कुछ यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, वो बेसिक पॉइंट्स ही नहीं है कि मतलब केवल वहाँ पर खाली बेसिक पॉइंट्स हैं। ये ऐसे हैं कि आपके यहाँ पर पेपर में ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बेसिक पॉइंट है तो मतलब कि आप इसको अंडर एस्टिमेट कर दीजिए या फिर चलिए ठीक है बेसिक पॉइंट है तो फिर हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको बेसिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके सारे ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल हम लोग इस चैप्टर में पूरा आगे करते जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले यहाँ पर हेडिंग है सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, आपने छोटी क्लासों में सॉलिड्स के बारे में पढ़ा हुआ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ सॉलिड्स। देखिए नंबर पहले यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड्स की। पहली यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है कि फिक्स्ड दे है फिक्स्ड। मैं देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये तो आपको मालूम ही, आप बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। फिक्स्ड शेप, इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। साइज एंड वॉल्यूम। पहला देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि इनका जो शेप, साइज और वॉल्यूम है वो क्या होगा, फिक्स होगा। देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, इनकी जो डेंसिटी होगी हाई डेंसिटी, यानी कि बहुत ही डेंस होते हैं। ठीक है ना, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। देखिए सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। बात देखिए मतलब कि इंटरनल पार्टिकल्स, मतलब बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, फिर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो सॉलिड्स में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स और गैस, जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हमने यहाँ पर ये पढ़ा है कि मैटर के देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। मैटर के 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और भी होता है प्लाज्मा वगैरह। मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेन हमने यहाँ पर सुना है और पढ़ा है यहाँ पर 3 पार्ट्स, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। तो देखिए हम अभी खाली सिर्फ इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पर द सॉलिड स्टेट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द सॉलिड स्टेट। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी वाला यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। देखिए डी पार्ट, डी यहाँ पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लेस, बहुत ही कम, मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। और ये स्पेस जो होता है, ये जो गैपिंग होती है, वो सॉलिड्स में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, वेरी लेस। आप यहाँ पर कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल। ओके, नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल हल्का, मतलब कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लाइक एज। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया डी। अब देखिए ई यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर क्या है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड, देखिए दोनों में यहाँ पे साथ में लिख दे रहा हूँ,
चलिए मैं दोनों यहाँ पर साथ में लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पर पार्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए इसको लिख दे रहा हूँ वेरी हाई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन हमारे यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स है, और भी होते हैं, बना सकते हैं आप, ये फ्लो नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा खाली यहाँ पर काम क्या है कि इस लेसन के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से आ जाए, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो भी आपके टेस्ट में एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा सब कुछ आपको अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही मेन पॉइंट्स को यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ क्या हो, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। और यहाँ पर क्या लिखा है, बीपी का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ बॉयल हो जाए। ओके, जैसे कि वाटर के लिए होता है 100 बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस, और वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर है कि इनका हाई होता है। डन। तो ये हमारा था बेसिक सॉलिड्स के बारे में। अच्छा, अब देखिए जरा इसके बाद से यहाँ पर अगर इसको आपको कॉपी करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद से हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहला तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। द सॉलिड स्टेट चैप्टर 1। ओके, चलिए तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, पहला पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर कि सॉलिड्स क्या होते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दूसरा यहाँ पर है। चलिए ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं। ठीक है, कि ऐसा ऐसा कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर क्या है, पहला यहाँ पर सॉलिड्स का टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल, वैसे यहाँ पर बना हुआ है वर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर पहला हमारा ये होता है पहला पार्ट। और देखिए दूसरा यहाँ पर पार्ट क्या होता है, दूसरा हमारा होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट है सॉलिड्स के, एक यहाँ पर क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक यहाँ पर क्या है एमॉर्फस सॉलिड्स। डन। अब हमें यहाँ पर देखिए समझना है कि पेपर में या फिर एग्जाम में या फिर आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है इन दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद से पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है किसके बारे में, क्रिस्टल सॉलिड्स क्या होते हैं, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है आपके पूरे लेसन में। सिर्फ इसके बारे में यहाँ पर हमें फोकस करना है फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पर आपके सिलेबस में ये भी है कि क्रिस्टल सॉलिड्स में और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। चलिए अब यहाँ पर देखिए पहले हम लोग कुछ इसके बाद से कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं बेसिक पॉइंट्स, फिर आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि दोनों में क्या अंतर है। चलिए बेसिक पॉइंट से पहले आप समझिए जरा यहाँ पर दो आपको बताऊँ यहाँ पर मैं पॉइंट। चलिए एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और एक हमारा होता है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये पहले समझिए आप, फिर आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स को, इनके डिफरेंस को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ से सपोज मेरे पास मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ अरेंजमेंट किया, मान लीजिए ऐसे मेरे पास एक मान लीजिए स्क्वायर है, ये मैंने मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है एक स्क्वायर है। ओके, और मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास एक यहाँ पर सर्किल है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इसकी लेंथ को मान लीजिए मेजर कर रहा हूँ, लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, फिर किसी भी चीज़ को, चलिए लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूँ, तो एक मान लिया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ को मेजर किया, तो हमारे यहाँ पर लेंथ मान लीजिए आया 5 सेंटीमीटर। और हमने मान लिया ये हमारा है क्या, मान लीजिए स्क्वायर है, ये हमारा क्या स्क्वायर है, और हमने इसका नाम डाल दिया ए और बी।
तो मैंने इसको ए बी के अलॉन्ग इसकी मैंने लेंथ मेजर की, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया 5 सेंटीमीटर। ओके, और अब मैं इसको ऐसे मेजर कर रहा हूँ, इसके लेंथ को ऐसे करके मेजर कर रहा हूँ। अब मैंने इसी बॉडी की लेंथ को इस तरह से मेजर किया, नाम डाल दे रहा हूँ सी और डी। तो अगर अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या सी और डी ले रहा हूँ, तो इस कंडीशन पर जो इसकी लेंथ मान लिया मैंने कि इसकी लेंथ अब कितनी आ रही है 5√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लेंथ को मेजर किया है मैंने यहाँ पर, और लेंथ को मेजर किया अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब क्या डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं क्या डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर मेजर किया। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। ए बी के अलॉन्ग आ रहा है 5 सेंटीमीटर और सी डी के अलॉन्ग आ रहा है 5√2 सेंटीमीटर। डन। तो अच्छा चलिए यहाँ हो गया। आ जाइए यहाँ पर जरा डायग्राम में। मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर है सर्किल, ये क्या है यहाँ पर सर्किल है, और मैंने इसको ऐसे इसकी लंबाई मेजर की, ये सेंटर मान लिया, और एक बार मैंने ऐसे लंबाई मेजर की, नाम डाल दिया मैंने ए और बी जैसे यहाँ पर डाला था, और यहाँ डाला मैंने सी और डी। अब बताइए आप, और मान लिया मैंने कि ए बी की जो लेंथ थी यहाँ पर वो हमारी कितनी आई है 5 सेंटीमीटर, और डी सी की लेंथ भी यहाँ पर कितनी आएगी पता है आपको, डायमीटर सेम होता है। तो भाई जितना ए बी होगा उतना यहाँ पर सी डी होगा, तो यहाँ पर सी डी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि यहाँ पर देखिए लेंथ यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर लेंथ हमारी सेम आ रही है। कब आ रही है सेम, जब हम लोग यहाँ पर डिफर अलग अलग डायरेक्शन का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तभी। ठीक, बहुत आराम से आप सुनिएगा। देखिए एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के डिफरेंस को आपके बुक में एनसीईआरटी या फिर किसी भी रिफ्रेशर बुक में इस तरह से बताया नहीं गया है। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तब हम लोग इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब कहने का कि अगर यानी कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ है इन दोनों डायग्राम में, जो लेंथ है तो लेंथ जो है वो हमारी एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। डन। लेंथ यहाँ पर क्या है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से अगर हम चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है अलग अलग आती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पूरा लिख लीजिए, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसमें अगर हम उसे अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करें तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है अलग अलग आती है। और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर सर्किल में क्या है कि हमने एक बार देखिए डायरेक्शन हमने ऐसे लिया वर्टिकल लिया, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है डायमीटर की ए बी की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर, और हमने देखिए यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, लाइक एज मान लीजिए 45 के एंगल पर, तब भी हमारी यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि इस डायग्राम में या फिर इस बॉडी के लिए लेंथ हर तरह से सेम आ रही है अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तभी। पर यहाँ पर क्या है, इस बॉडी के लिए अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मैंने मतलब कहने का ए बी और सी डी, तो देखिए दोनों की यहाँ पर लेंथ क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, जबकि यहाँ पर दोनों की लेंथ क्या आ रही है सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पर बहुत ही देखिए मेन यहाँ पर वर्ड है, ऐसे हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट टर्म है ये, इंडिपेंडेंट मतलब कहने का कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। और वहीं पर देखिए आप यहाँ पर क्या है, इसको हम कहेंगे क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब कि ये डायरेक्शन पर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो इस बॉडी की जो वैल्यू आप यहाँ पर मेजर कर रहे थे वो भी क्या होगी चेंज हो जाएगी। अच्छा कैसे कैसे प्रॉपर्टी को लेते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने पर मान लिया रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं इनको चेक करना पड़ता है कि किस किस बॉडी के लिए डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये वगैरह वगैरह यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और यहाँ पर क्या हो गया कंडक्टिविटी हो गया। तो अगर आपको ये सारे अगर टर्म नहीं मालूम है तभी कोई बात नहीं है, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉडी का रेजिस्टेंस नापा, आपने वर्टिकल मेजर किया और फिर आपने अलॉन्ग 45 नापा। रेजिस्टेंस को आपने दो तरह से मान लीजिए मेजर किया, एक बार आपने किया वर्टिकल और एक बार आपने किया 45 के एंगल पर, और मान लिया कि दोनों ही डायरेक्शन में अलग अलग आ रही वैल्यू, तो आप बोलोगे कि वो बॉडी क्या है
एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। वहीं पर अगर आपने डायरेक्शन को चेंज करके नापा रेजिस्टेंस और हर तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस प्रॉपर्टी शोज द आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो ये डिफरेंस होता है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी में। इन दोनों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा दिया है। तो मेन यहाँ पर क्या है, पूरा क्या आपको यहाँ पर मिला कंक्लूजन कि एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी इज, यहाँ पर दिखा दीजिएगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट टर्म होता है और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट टर्म, यानी कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता और एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं बेसिक पॉइंट 2। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेसिक पॉइंट 2। देखिए पर बेसिक पॉइंट 2 में क्या पढ़ना हम लोग को, इसमें हमें ये समझना है। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर वर्ड यूज करूँगा एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है। कोई भी सॉलिड, किसी भी सॉलिड को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, किसी भी सॉलिड को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो आपको हीट देना पड़ता है या फिर जो भी आपकी हीट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसी हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको ऐसे वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, यूज करूँगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, पर आपको यहाँ पर फोकस करना है कि इसका मतलब क्या होगा। जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो भी यहाँ पर हीट हमें देना पड़ता है उस हम लोग रिक्वायर्ड हीट को बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको भी आराम से कॉपी कर लीजिए। तो अब यहाँ पर दूसरा बेसिक क्लियर हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपना 4th पॉइंट। देखिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, डे नंबर 1 में हम लोग ऐसे पढ़े हम लोगों ने। पहला पढ़ा सॉलिड्स, दूसरा यहाँ पर पढ़ा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तीसरा पढ़ा बेसिक में एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा यहाँ पर बेसिक क्या पढ़ा हम लोगों ने, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है। और अब यहाँ पर हम आज के डे का लास्ट यहाँ पर लेक्चर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर पहला डिफरेंस, देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या होता है, पहला यहाँ पर रेगुलर शेप, पहला है यहाँ पर रेगुलर शेप, मतलब कहने का यहाँ पर क्या, अच्छा इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारा पहला होता है इरेगुलर, ये मेरा जी है, ऐसे बना रहा हूँ जी में, ऐसे बनाता हूँ यूँ मैं, इरेगुलर जी। चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, इरेगुलर शेप, मतलब कहने का यहाँ पर क्या कि देखिए इसका, देखिए शेप कैसा होता है रेगुलर, इसका मतलब बता रहा हूँ। जैसे कि मान लिया मैंने कि ये मान लिया पार्टिकल्स हैं, ऐसे करके लॉन्ग रेंज के होते हैं ये, ऐसे करके मान लिया, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरा होता है, रेगुलर शेप होता है। इसमें क्या इरेगुलर, मतलब कहने का अगर ऐसे है, मान लिया मैंने यहाँ पर ऐसे करके, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, ओके, फिर यहाँ पर ऐसे करके आ गया, तो कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से, यानी कि इसमें क्या होता है, रेगुलरिटी नहीं होती है, मतलब कि एक कांस्टेंट फॉर्म है, गैपिंग स्पेस वगैरह, इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है। ये हमारा क्या होता है, इरेगुलर होता है, और यहाँ पर क्या हमारा, ये हमारा होता है रेगुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्या है, रेगुलर शेप, और दूसरा यहाँ पर क्या है, इरेगुलर शेप। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टोन, यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारा स्टोन है, चलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, माना मैंने यहाँ पर कोई स्टोन है, पत्थर मान लिया, और यहाँ पर मैंने चाहे, या फिर आप यहाँ पर ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, कुछ भी अपना अपना केमिकल के अकॉर्डिंग, और एमॉर्फस में मैंने एग्जांपल ले लिया रबर का, रबर या फिर आप ग्लास ले सकते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, इरेगुलर शेप। देखा होगा आपने, अगर इसमें मैं कंप्रेस करूँगा तो इसका शेप और साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जबकि अगर कोई स्टोन है, कोई अगर ईंट पत्थर वगैरह या फिर आप कुछ भी ऐसा ले लीजिए, फिटकरी ले लीजिए, तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे और इससे अगर आपने कंप्रेस किया तो क्या होगा कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक पहला यहाँ पर अंतर क्या हो गया, पहला यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, रेगुलर शेप वाले होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा डिफरेंस, दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर है डिफरेंस हमारा
मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर, शार्प टेम्परेचर। मतलब कहने का ना, इसका मतलब समझिए आप, मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर का मतलब क्या, एक ही टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉलिड क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर। अगर आपको ये तुम्हारी आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जो आपको टेस्ट और एग्जाम में लिखना है, बाकी आपको जो भी यहाँ पर मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप अलग से किसी कॉपी में अपने ओन लैंग्वेज में लिख लीजिए। मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉलिड क्या हो जाए, पिघल जाए। ठीक है ना, जैसे कि मान ली आइस है, तो आइस को जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीरो से ऊपर करते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा बर्फ आइस पिघल कर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। उस तरह से एक डेफिनेट टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारा दूसरा डिफरेंस है, मेल्ट फॉर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट फॉर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या कि अगर इसको आप ना मेल्ट करेंगे ना, तो आपको मेल्ट करने के लिए अलग अलग, मतलब इनडेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट नहीं होगा, अलग अलग आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर पूरा का पूरा एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, पिघलेगा, मेल्ट होगा। लाइक एज रबर, आपने देखा होगा जब हम रबर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले सिकुड़ता है, पहले सॉफ्ट होता है, फिर सिकुड़ता है, फिर हल्का सा पिघलेगा, फिर ऐसे करते करते क्या होगा, हमें और हीट देना पड़ेगा, तो कम से कम एक ना हीट का पूरा पूरा एक रेंज तैयार हो जाता है, उस रेंज के अंदर जाकर वो पिघलता है, ये अंतर होता है। देखिए यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर क्या है, तीसरा क्या है यहाँ पर कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड, ये तो मान लीजिए आपको लर्न करना है, इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड। इस पहले देख लीजिए इसकी SEUDO, सूडो सॉलिड्स, या फिर इसका एक और नाम यहाँ पर क्या है, सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग ग्लास को, कांच को, हम लोग ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल में ग्लास आता है, रबड़ आता है, तो सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ये दोनों ही नाम है इसके। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ट्रू सॉलिड। ऐसा क्यों होता है, सुन लीजिए, ग्लास आपने देखा होगा, अगर आपके घर वगैरह में, आप घर में भी देख सकते हैं, या फिर स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, कहीं ऑफिस वगैरह में देखा होगा, अगर 5 6 7 8 साल हो गए, अगर एक ग्लास लगाया आपने कहीं कांच का, अगर आपने विंडो वगैरह कहीं तैयार किया है और लगाया है, और 5 से 6 7 8 साल हो गए, तो देखिएगा ऊपर टच करने पर ना वो पतला होगा, एकदम पतला सा, और नीचे क्या होगा, मोटा, जैसे कि कोई चीज़ खिसक कर नीचे आ गई हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ना लिक्विड्स टाइप का बिहेव करते हैं। ऊपर कांच क्या होगा, अगर काफ़ी टाइम बीत जाएगा, 8 10 साल या फिर 5 7 8 साल में हो जाता है, ऐसा वो क्वालिटी पर होता है, तो ऊपर कांच कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जैसे जैसे आप आएंगे ना नीचे बेस पर, तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, और क्या होगा, वो नीचे चौड़ा और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड्स। चलिए देखिए यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी, डेफिनेट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा यहाँ पर वर्ड अभी आएगा, तो आप ना इसको, मैंने पहले ही आपको बेसिक पॉइंट 2 में बताया हुआ है वीडियो में। ठीक है, आपको अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो आपको हीट देना पड़ेगा, उस रिक्वायर्ड हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है ना, क्रिस्टलाइन अगर सॉलिड है तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डेफिनेट, ये क्या होगा, डेफिनेट यानी कि फिक्स होगा। लेकिन अगर आपका सॉलिड कैसा है, एमॉर्फस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हमारा प्रॉपर्टी, देख लीजिए इसको लाइन से जरा चारों पॉइंट जरा पढ़ लीजिए अच्छे से, जरा चारों पॉइंट से क्या बोले गए। ठीक है, तो ये हमारे पूरे आप डायग्राम को भी ऐसे ही पूरा बना सकते हैं, डायग्राम पूरा ऐसे करके। देखिए कॉपी आपकी है, आपको बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये नहीं कि मैंने मान लिया कि डायग्राम पहले कभी डिफरेंस पे देखा नहीं, तो हम कैसे बना दें।
हमारे टीचर कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, गलत मान लेंगे, नंबर हमारे कम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस आपका है, आप डिफरेंस दे रहे हो, सामने वाले को ये देखना है कि आपको कितना आता है उस क्वेश्चन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं। और पांचवा और आसान सा है जो बताया था आपको मैंने शुरुआत में, इनका ऑर्डर लॉन्ग रेंज के होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, फिर समझ गए होंगे आप, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये हमारा पूरा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में अंतर, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या है, रेगुलर शेप का डायग्राम दिख गया आपको। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये एक ही फिक्स, तो देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्या है, मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, अगर आपका क्रिस्टल शेप सॉलिड होगा या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो वो एक ही टेम्परेचर पर पूरा का पूरा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। जबकि अगर आपका एमॉर्फस सॉलिड है तो क्या होगा, आपको एक रेंज लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना पड़ेगा कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो 100 सेल्सियस से लेकर 200 सेल्सियस के बीच में मेल्ट होगा। इसमें कैसे बोलेंगे कि भाई 25 सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर आप बोलेंगे टेम्परेचर, उसी पर पूरा का पूरा सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपको एक रेंज बोलना पड़ेगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक रेंज में रहता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पर क्या है, ट्रू सॉलिड्स। तीसरा यहाँ पर क्या है, ट्रू सॉलिड्स, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, ट्रू होते हैं। ट्रू का मतलब कि अगर आज ये सॉलिड हैं तो हमेशा ये क्या होंगे, सॉलिड ही रहेंगे, यानी कि सॉलिड से ये इनका शेप साइज वगैरह चेंज नहीं होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ग्लास वगैरह का एग्जांपल ऐसा होता है कि इसको बोलते हैं क्या, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सूडो एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उन्होंने बताया था इस बारे में, तो उनके नाम पर पड़ा हुआ है क्या, सूडो सॉलिड्स। और एक और यहाँ पर नाम क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ऐसा सॉलिड जो ट्रू ना हो। ये सारे यहाँ पर नाम एक ही हैं, क्यों, क्योंकि ये दिखते तो सॉलिड हैं पर टाइम के अकॉर्डिंग ग्रेविटी पड़ती है। और आपको बताया था मैंने अभी भी ग्लास के बारे में, तो कांच क्या होता है कि अगर आपने कहीं भी विंडो वगैरह में, दरवाजा वगैरह में लगाया है तो ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे टाइम के अकॉर्डिंग मोटा होता जाएगा। मतलब कि जैसे कि ऊपर से कोई चीज़ मेल्ट होकर या फिर फिसल कर या फिर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ के वो नीचे आ गई है, फ्लो होकर नीचे आ गई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर फोर्थ क्या है, यानी कि ये टेम्पररी होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं आप। चौथा यहाँ पर क्या है, डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो इनका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है वो फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बताया था आपको क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनने में जो भी यहाँ पर हीट हमें लगता है, हमें देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर फिक्स रहता है। और एमॉर्फस वाले में क्या होता है, इंडेफिनिट, यानी कि फिक्स नहीं रहता। पांचवा क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और रेगुलर भी, यानी कि इनका जो रेंज है वो कैसा है, देखिए लॉन्ग है। मैंने डायग्राम में केवल स्पेस के अकॉर्डिंग इतना ही बनाया है, मतलब ऐसे करके और भी आगे तक इनका देखिए लॉन्ग रेंज होता है ऑर्डर। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, देखिए इनका ऑर्डर छोटा होता है। यहाँ पर ऑर्डर है, खत्म, आगे खराब हो गया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ तक आया है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, रेगुलर नहीं है, और बस यहीं तक है। मतलब कहने का इनका जो रेंज है वो कैसा होता है, शॉर्ट, यानी कि ये एक ना पैटर्न को कुछ ही आगे तक खाली चला पाते हैं, उसके बाद से फिर से क्या होता है, पैटर्न चेंज, फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर पैटर्न चेंज। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा हर एक पैटर्न यहाँ पर सेम रहेगा और लॉन्ग रहेगा, बहुत दूर तक हमारा पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डन, ये पूरा हमारा हो गया, ठीक है। और आपका देखिए इसमें एक और पॉइंट बताना मैं भूल गया था, सबसे मेन पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, क्या, कि ये हमारे क्या होते हैं, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। और यहाँ पर क्या बताएंगे आप, दे आर आइसोट्रॉपिक, मतलब कहने का कि ये कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, यानी कि समझ गए ना आप, यानी कि डायरेक्शन डिपेंडेंट, यानी कि इनमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, इनके रेजिस्टेंस पर, इनके कंडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा, वैल्यू अलग अलग आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, सॉलिड्स। और यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कहने का आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट,
चलिए, तो देखिए इस तरह से आज हमारा डे 1 में यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए हैं विदाउट, आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह मेरे ख्याल से नहीं होगा। और आपको देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको मिल गए हैं और ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम और टेस्ट में पूछे आते हैं उसका एक PDF बनाकर आपको मैं SR कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको मैं PDF बनाकर इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना है। इसको अच्छे से लिख कर एक बार पहले अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए, फिर अपनी ओन लैंग्वेज में इसको आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, लिख कर प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ होती है, उसमें आपको क्लियरिटी और आपको पूरा मेंटली पावर आपको अच्छा सा स्ट्रांग होता है कि हाँ हमने खुद से बना कर लिखा है, ये बुक से कितना डिफर है। मैंने कहा कि आप ऐसे लिखो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग समझकर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो। थोड़ा बहुत अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होता है तो चलता है, बोर्ड एग्जाम में इस चीज़ के नंबर नहीं कटते हैं। तो इसको आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको मिलते हैं डे नंबर 2 में। थैंक यू।